नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल एस्ट्रो एनालिस्ट पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप सभी लोगों को मेष लग्न से लेकर कुंभ लग्न तक के बारे में बताया, इन सभी लग्नों की विशेषताएं, कौन कौन से ग्रह इन लग्नों के लिए शुभ होते हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। इसके साथ साथ ही अशुभ ग्रहों के बारे में रेमेडी भी मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताई। तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लीजिए और अपने लग्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो आज का ये वीडियो मैंने बनाया है अंतिम लग्न यानी कि मीन लग्न, जो कि गुरुदेव बृहस्पति के आधिपत्य में आता है। तो आज हम आपको बताएंगे मीन लग्न वाले जातकों की विशेषताएं, कौन कौन से ग्रह इन लग्न वाले जातकों के लिए शुभ होते हैं, कौन कौन से ग्रह इन लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ होते हैं, और उन अशुभ ग्रहों के लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे, जो कि आपको अंत में हम बताएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा सभी कुछ जानने के लिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर, जो कि है मीन लग्न वाले जातकों के लिए। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारी आपको समय पर मिलती रहे और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मीन लग्न वाले जातकों की विशेषताओं के बारे में। तो मीन लग्न सबसे अंतिम लग्न आता है। ये जली राशि होती है, ये गुरुदेव बृहस्पति के आधिपत्य में आती है और ये डुअल राशि है। मीन्स इस लग्न के जो जातक होते हैं उनका जो माइंड होता है वो डाइवर्ट रहता है। कभी वो हाँ बोल देते हैं किसी चीज़ के लिए, कभी वो ना बोल देते हैं किसी चीज़ के लिए, कभी उनके मन में किसी के लिए गुस्सा होता है और दूसरे ही क्षण उनका गुस्सा शांत हो जाता है और इनको किसी भी डिसीजन को लेने में काफ़ी सोचना पड़ता है, काफ़ी विचार विमर्श करना पड़ता है और ये एक दुविधा में बने रहते हैं। चूँकि इनकी जो राशि होती है वो डुअल राशि होती है, उसका नेचर जो होता है डुअल होता है। मैंने अपने पुराने वीडियो में राशियों के कारक तत्वों के बारे में बताया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो वो राशियों का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है सभी राशियों के कारक तत्वों के बारे में। तो ये जो राशि आती है वो जली राशि आती है, 12वें नंबर की राशि आती है, जो हमारी जन्म कुंडली का 12वां भाव होता है, उसको हम मोक्ष का भाव बोलते हैं। तो यहाँ पर मोक्ष के भाव में गुरुदेव बृहस्पति का आधिपत्य है। चूँकि जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो गुरुदेव बृहस्पति हमको ज्ञान देकर हमको मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। अगर हमारे मन में इतने अच्छे विचार हों, हमारी वाणी, हमारा मन, हमारी शिक्षा इतनी शुद्ध हो, इतनी पवित्र हो, तो हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस लग्न वाले जातकों की विशेषता मैंने आपको बताई कि ये एक जली राशि है। इनको जल्दी जल्दी हर बीमारी लगती है, क्योंकि इनके अंदर तीनों तरीके के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों तरीके की बीमारियां भी इनको लगती हैं। एक जगह पर ये कभी स्थिर नहीं रहते हैं और हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जली तत्व की राशि होने की वजह से ये सभी में मिक्सअप हो जाते हैं, हर एक की बात को मान लेते हैं, हर एक के साथ अपना आत्मसात कर लेते हैं और काफ़ी विद्वान होते हैं। चूँकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है तो विद्वता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। जहाँ से भी इनको ज्ञान प्राप्त करने को मिलता है ये वहीं चले जाते हैं और वहीं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये हो गई मीन लग्न वाले जातकों की विशेषताएं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रह मीन लग्न वाले जातकों के लिए शुभ होते हैं और कौन कौन से ग्रह मीन लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ होते हैं, और 1 से लेकर 12 भाव जो मीन लग्न में होते हैं वो आपको कैसे फल देंगे, कौन सा ग्रह आपको कैसा फल देगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले खाने में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न हुआ मीन लग्न। मीन लग्न की जो अधिपत्य देव होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, आपको मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं और
ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो पहले भाव में जब आपकी 12 नंबर लिखा होता है यानी कि मीन राशि होती है, तो आपका लग्न मीन लग्न हुआ। अब आपको बताते हैं कि इनके जो, जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया कि ये जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो देव श्रेणी में आते हैं। तो फ्रेंडशिप और एनिमिटी मैंने आपको बताई थी, देव और दानव दो तरीके के लोग होते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति आ गए देव में। अब इनके मित्र कौन हो जाएंगे? सन, मून और मार्स। वहीं दानव श्रेणी में कौन कौन से आ जाते हैं? सैटर्न, वीनस, राहु, केतु। मरकरी को हम यहाँ पर डुअल ले लेंगे, क्योंकि ये थाली का व्यंजन होता है, जिस थाली में रहता है वैसा ही बर्ताव करता है। तो अब हम बारी बारी से सभी हाउस और सभी ग्रहों के बारे में जान लेंगे कि कौन कौन से ग्रह इनके लिए शुभ वरदान देने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह इनके लिए शुभ अशुभ परिणाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले घर की। तो पहले घर में 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जुपिटर का वास हुआ। अब जुपिटर की जो राशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो गई 9 और एक हो गई 12, यानी एक तो हो गई धनु और एक हो गई खुद मीन। तो मीन लग्न 1 नंबर घर पे लिखा हुआ है। 1 नंबर घर जो होता है वो आपका स्वयं होता है, आपकी बॉडी होती है, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपका मन होता है, आपका मस्तिष्क होता है, आपके विचार होते हैं। कुल मिलाकर ये ही आप हैं, ये आपकी आत्मा है, ये आपका सब कुछ है। तो अगर यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की राशि है तो इसका मतलब आपका जो मन होगा वो हर समय ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होगा। आप एक ज्ञानी पुरुष होंगे और आप किसी से भी वाद विवाद करने से बचेंगे और आपको भोजन प्रिय होगा और आपको थोड़ा सा आलस्य भी प्रिय होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो ज़्यादा काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में विश्वास रखते हैं। तो इसी तरीके का नेचर आपका हो जाता है जब आपके पहले भाव में 12 नंबर यानी कि मीन राशि होती है। अब इसके दूसरी राशि को देख लेते हैं वो कहाँ पर है। तो 9 नंबर देखिए कहाँ लिखा है? 9 नंबर लिखा हुआ है 10th हाउस में। ये 10वां घर हो गया, ये पहला घर हो गया। अब दोस्तों मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि गुरुदेव बृहस्पति जो है एक शुभ ग्रह हैं, और शुभ ग्रह जब केंद्र के भावों में होता है तो उसके अंदर केंद्राधिपत्य दोष आ जाता है। परंतु यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो इस लग्न के जातक के लग्नाधिपति हैं और लग्नाधिपति को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता है। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति जो हैं मीन लग्न वाले जातकों के लिए परम शुभ रहेंगे, उनके मालिक रहेंगे, उनके लॉर्ड रहेंगे। और जब जब गुरुदेव बृहस्पति की दशा अंतरदशा आएगी तो उनको नौकरी से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा, उनकी पर्सनालिटी में इजाफा होगा और उनको ज्ञान प्राप्त करने की एक जो ललक होगी वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आप ये देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति मीन लग्न वाले जातकों के लिए परम शुभ होते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति तो वैसे भी शुभ होते हैं, इनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ जाती है वो घर शुभ हो जाता है। और इस लग्न के लिए तो ये लग्नाधिपति हैं, तो ये इनके पहले और 10वें घर को रूल करेंगे और पहले और 10वें घर के हिसाब से जो रिजल्ट मिलते हैं वो इनको अच्छे रिजल्ट देंगे। इनको नौकरी, इनको हायर स्टडीज़ वगैरह में ये पॉजिटिव परिणाम देंगे। तो ये तो हो गई पहले और 10वें घर की बात। पहला और 10वां घर हमारा ओके हो गया। अब बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरा घर आपकी वाणी का होता है, भोजन का होता है, आपके कुटुंब का होता है, धन का होता है, आपकी संचित पूंजी का होता है और आपकी वाणी का होता है। तो यहाँ पर कौन सी राशि है? यहाँ पर राशि है मंगल देव की। मंगल देव गुरुदेव बृहस्पति के मित्र माने जाते हैं।
और इनको दूसरा घर दिया गया है। इसके अलावा मंगल देव की एक और राशि होती है 1 और 8। पहली राशि इनके दूसरे घर में है और इनकी जो 8वीं राशि है वो है इनके 9वें घर में। वाह वाह वाह, क्या बात है। 9वां घर जो कि त्रिकोण का घर है। त्रिकोण का घर जो कि परम शुभ त्रिकोण माना जाता है। इसके साथ साथ मास जो है वो इनके दोस्त भी हैं। तो दोस्त को अच्छे घर दे दिए गए। एक तो धन का, कुटुंब का, वाणी का, भोजन का और साथ साथ लक का, आपकी हायर स्टडीज़ का, ये घर दे दिया गया मंगल देव को। और मंगल देव इनके मित्र हैं, तो मित्र आपको अच्छा परिणाम ही देंगे। तो जब भी मंगल देव की दशा अंतर्दशा आएगी तो इस लग्न वाले जातकों को धन मिलेगा। इनकी वाणी में थोड़ा सा हार्शपन हो सकता है, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है और इनको तीखा खाना पसंद हो सकता है। इनको भोजन में खासी रुचि होगी और अगर ये भूमि से संबंधित कोई काम करेंगे तो इनको धन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही साथ जो भी काम करेंगे उसमें इनका लक इनको साथ देगा। और अगर ये लोग पुलिस या फिर सीबीआई या फिर मिलिट्री वगैरह में जाते हैं तो या फिर आईपीएस बनते हैं तो भी मंगल देव इनको अत्यंत सफलता प्रदान करेंगे और इनको धन भी मिलेगा वहाँ से। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा और 9वां घर भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में राशि लिखी हुई है टॉरस। इसके लॉर्ड होते हैं वीनस। वीनस कौन कौन सी राशियां होती है इसकी? वृष एंड लिब्रा। तो वृष में आपको दिया गया तीसरा घर और लिब्रा में आपको दिया गया 8वां घर। दोनों ही खराब घर। चूंकि वीनस और जुपिटर की आपस में फ्रेंडशिप नहीं है, एनिमिटी है, तो इसलिए इनको दोनों ही खराब घर दिए गए। तीसरा घर भी खराब माना जाता है और 8वां घर तो खैर खराब होता ही है। ये हिडन हाउस होता है, आपके रोग दोषों का होता है और ये आपको एफर्ट का होता है, आपके पुरुषार्थ का होता है, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन का होता है, आपकी सोशल मीडिया का होता है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। और यहाँ पर जो है इनके शत्रु जो कि वीनस देव आकर बैठ गए और साथ ही साथ इनको 8वां घर दिया गया। तो जब भी शुक्र देव की दशा अंतर्दशा आएगी तो इनको डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी यात्राएं इनको करनी पड़ सकती हैं और ये जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें इनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। हर काम में इनकी रुकावट आएगी उस समय और लेडीज़ इनकी रुकावट का कारण बनेंगे, क्योंकि शुक्रदेव जो है वो लेडीज़ ग्रह माना जाता है, स्त्री ग्रह है। तो इसलिए स्त्रियों से इनको जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया से किसी स्त्री से इनका जो है कनेक्शन हो और वो स्त्री इनको धोखा दे जाए। और साथ ही साथ ये यहाँ पर इनका 8वें घर पे भी शुक्रदेव हैं, तो इनको कोई गुप्त बीमारी भी हो सकती है, जो कि अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष जनित रोग हो सकते हैं, अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री जनित रोग हो सकते हैं जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? इससे बचने के लिए आपको ये करना होगा कि स्त्रियों से आप अपने संबंध मधुर बना के रखें, लक्ष्मी माता की हमेशा पूजा करते रहें, सफ़ेद चीज़ों को आप हमेशा दान करते रहें। फ्राइडे को आप हो सके तो खीर का दान कर दें और दही का सेवन कम से कम करें, क्योंकि दही को शुक्रदेव से जोड़ा जाता है। आप जब भी परीक्षा एग्ज़ाम में जाते हैं तो दही चीनी खा के जाते हैं। अगर आपका ये लग्न है तो आप कभी दही चीनी खाकर मत जाइए, नहीं तो आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा आप जो है स्त्रियों के साथ अच्छे व्यवहार बरताइए और इसके साथ ही साथ आप जो हैं वो लक्ष्मी माता का मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर शुक्रदेव का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार डेली जाप करें, जिससे आपको कोई भी जो रोग होते हैं ऐसे गुप्त रोग वो आपको नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो शुक्रदेव हैं वो जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगी मीन लग्न वाले जातकों को। अब बारी आती है चौथे घर की।
चौथे घर में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर यानी कि बुध देव की राशि। अब बुध देव की राशियां कौन कौन सी होती हैं? 3 और 6। तीसरी है चौथे घर में और छठी है 7वें घर में। अब मरकरी के साथ बृहस्पति देव के रिलेशनशिप कैसे हैं? तो मरकरी और गुरुदेव बृहस्पति दोनों ही ज्ञान के ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के हैं तो मरकरी जो है वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं। परंतु जब इन दोनों का साथ होता है तो आप या तो आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं या फिर आप आवश्यकता से अधिक हर चीज़ में अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपकी भलाई करने वाला हो कोई, या आपकी बुराई करने वाला हो, या आपके परिवार में कोई हो, आप हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर बुध देव को चौथा घर दिया गया और 7वां घर दिया गया। चौथा घर आपकी माता का होता है, आपकी भूमि का होता है, भवन का होता है, आपके घर के अंदर की जो लग्जरीज होती हैं उनका होता है, साथ ही साथ ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा का भी घर होता है। और 7वां घर जो होता है वो आपकी स्पाउस का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है, आपके बिजनेस का होता है। तो मरकरी देव यहाँ पर चूंकि एक शुभ प्लैनेट माने जाते हैं और शुभ प्लैनेट को 2 केंद्र के घर दे दिए गए, इसलिए इसमें केंद्राधिपति दोष लग गया और बुध देव यहाँ पर अशुभ हो गए। अब अशुभ होने की वजह से वो क्या आपको परिणाम देंगे? आपको परिणाम ये देंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा में हो सकता है थोड़ी रुकावट आ जाए, और अगर आप हर चीज़ को लिख कर करेंगे, आप बुध देव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। जब आप बुध देव को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप बुध देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिखने की आदत डालें। जब भी कोई पढ़ाई करें तो आप लिख कर पढ़ाई करें। इसके साथ ही साथ आप जो बुध देव के जो लॉर्ड होते हैं विष्णु जी, आप विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम को सुने या उसका पाठ करें तो अत्यंत ही अच्छा होगा आपके लिए। और इसके साथ ही साथ जो आपका स्पाउस होगा वो आपसे उम्र में काफ़ी छोटा होगा, उसकी सेक्सुअल जो पावर होगी हो सकता है कि वो कम हो, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो कम हो सकती हैं, चूँकि बुध देव एक उभयलिंगी ग्रह माने जाते हैं और इनको नपुंसक भी माना जाता है। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, जो सेक्सुअल एबिलिटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा कमी हो, परंतु आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे एज में काफ़ी छोटा होगा, चूँकि बुध देव की एज जो है वो सबसे छोटी है सभी ग्रहों में। और यहाँ पर जो आपकी पार्टनरशिप होगी, चूँकि बुध देव को पार्टनर का यहाँ पर स्थान भी दिया गया है, आपके स्पाउस का स्थान दिया गया है, तो आप जो पार्टनरशिप करेंगे किसी के साथ तो उसमें आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो पार्टनरशिप है वो टूटने की कगार पे भी आ सकती है। इसलिए जब भी आप पार्टनरशिप करें तो काफ़ी सोच समझ कर करें, जो भी हिसाब किताब करें उसका पूरा लेखा जोखा रखें, क्योंकि बुध देव को लेखा जोखा करना पसंद है। आप हर चीज़ लिख के करेंगे, आप हर चीज़ को रिकॉर्ड में करेंगे तो फिर आपका जो पार्टनरशिपिंग है वो अच्छी चलती रहेगी। और जो मैंने आपको उपाय बताया विष्णु सहस्त्र नाम का, आप वो करते रहेंगे तो भी बुध देव आपको अच्छे परिणाम देंगे। और जब जब बुध देव की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको चौथे और 7वें घर से संबंधित परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से बुध देव जो है वो इस कुंडली के लिए उतने कारगर नहीं होंगे, परंतु अगर आप उपायों को करेंगे तो वो आपको अच्छे परिणाम दे जाएंगे। तो तीसरा घर हो गया, 7वां घर हो गया। अब बारी आती है त्रिकोण के घर की, 5वां घर। 5वें घर में क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर, यानी कि ये चंद्रदेव की राशि हुई। और बृहस्पति और चंद्र का काफ़ी याराना है, तो ये इनको अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही साथ इनको त्रिकोण का घर दिया गया है, बच्चों का घर दिया गया है, एंटरटेनमेंट का घर दिया गया है, क्रिएटिविटी का घर दिया गया है और चंचलता का घर दिया गया है। और यहाँ पर मून देव की खुद की राशि है, तो आपके अंदर कलाएं होंगी, आपकी जो आपके अंदर चंचलता होगी, साथ ही साथ आपकी जो प्रथम संतान होगी वो जो है वो पुत्री हो सकती है। और आपके अंदर कोई ना कोई कला जरूर होगी, आपके अंदर ड्राइंग अच्छी होगी, या आपकी लेखनी अच्छी होगी, या फिर आपकी संगीत में रुचि अच्छी होगी। और यहाँ पर जो गुरु और चंद्र का योग होता है वो
गुरु और चंद्र का जो योग होता है वो गजकेसरी योग बनाता है। तो यहाँ पर चंद्रदेव आपको हमेशा अच्छे परिणाम देंगे, आपको शुभ परिणाम देंगे। तो जब भी चंद्रदेव की दशांतर दशा आएगी तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। आपके अगर बच्चे होने वाले होंगे तो आपको अच्छे बच्चों की प्राप्ति होगी, अच्छी संतान की प्राप्ति होगी, आपकी क्रिएटिविटी में एक अच्छी हाइट आएगी और आपका जो मन होगा उस समय अत्यंत प्रसन्नचित रहेगा। आपकी जो इंटरटेनमेंट है उस समय वो आपका हाई लेवल में रहेगा। कुल मिला के ये जब भी दशांतर दशा आएगी तो आपको अच्छा परिणाम दे के जाएगी, चूँकि मून और गुरुदेव बृहस्पति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में कौन सी राशि लिखी हुई है? पांचवी राशि। पांचवी राशि के लॉर्ड होते हैं सन, और सन और जुपिटर की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। अब सन को यहाँ पर घर दिया गया छठा। छठा घर होता है 3 तरीके के, रोग, ऋण और रिपु का। साथ ही साथ ये घर जो होता है वो सर्विस का भी घर होता है, आपकी जॉब का घर होता है, नौकरी का घर होता है, आपके शत्रुओं का घर होता है, आपके बीमारियों का घर होता है, आपके जो लीगल जो आपकी इश्यूज होते हैं उसका घर होता है। तो यहाँ पर सूर्य देव जो है वो गुरुदेव बृहस्पति के मित्र हैं। तो अब मित्र को घर दे दिया गया खराब। तो आपको कैसे परिणाम देंगे सूर्यदेव यहाँ पर? तो यहाँ पर परिणाम वो आपको ऐसे देंगे कि जो भी आपके दुश्मन होंगे वो आपके तेज के आगे ठहर नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे और उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यहाँ पर सूर्यदेव के होने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर का इशू आ सकता है। आपको ब्लड प्रेशर का जब भी आपको इशू आए तो आप उसकी अच्छी तरीके से नियमित जांच कराते रहें और आप सूर्यदेव को जल अर्पण डेली करें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, जो भी आप मंत्र का जाप करके या गायत्री मंत्र का जाप करके आप सूर्यदेव को सुबह जल चढ़ाएं और जो पानी गिरे जमीन पर उससे अपने मस्तक पर टीका कर लें। तो यहाँ पर सूर्यदेव के कुछ अच्छे परिणाम भी हैं, कुछ खराब परिणाम भी हैं। अच्छे परिणाम में ये भी है कि आप जब किसी कंपटीशन, हाँ छठा घर कंपटीशन का भी होता है, तो जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपका सामना करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सूर्यदेव के सामने सबकी आंखें चुंधिया जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और सूर्यदेव को यहाँ पर आपका कंपटीशन का घर दिया गया, आपके शत्रुओं का घर दिया गया। तो आपके शत्रु और आपका कंपटीटर आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छे से करिए और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप दे डालिए, क्योंकि आप जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो यहाँ पर सूर्यदेव के मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अब बचा घर शनिदेव के घर बचे सिर्फ, बाकी सभी हो गए। तो अब शनिदेव को कौन कौन सा घर दिया गया है? 11वां और 12वां। वैसे तो जुपिटर और शनि की आपस में कोई वैर नहीं है, दोनों लोग सम हैं, चूँकि दोनों ही न्याय के ग्रह हैं। शनिदेव न्याय के ग्रह माने जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आपके ज्ञान के ग्रह माने जाते हैं। तो जब आपके अंदर ज्ञान होगा तभी आप न्याय कर पाएंगे। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वैर नहीं है आपस में। अब यहाँ पर शनिदेव को घर दिए गए, 11वां घर दिया गया। अब 11वां लॉर्ड जो होता है वो कभी आपको अच्छे परिणाम नहीं देता है, तो यहाँ पर ये इनका अच्छा घर नहीं रहा। साथ ही साथ 12वां घर जो है वो भी अच्छा नहीं माना जाता, तो ये भी अच्छा नहीं हुआ। तो ये दोनों घर इनको खराब दे दिए गए। तो शनि देव जो है मीन लग्न वाले जातकों के लिए उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। जब भी इनकी दशांतर दशा आएगी तो ये घर जो है वो आपके सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, आपके लाभ से जुड़ा हुआ है, आपके बड़े भाई से जुड़ा हुआ है, छोटी मोटी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। और ये घर जो है वो आपके मोक्ष से जुड़ा हुआ है, आपके फॉरेन ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, आपके लॉसेस से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी ऐसे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, आपके लॉसेस का है, तो जब जब शनिदेव की दशांतर दशा आएगी तो आपको छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। आपका जो सोशल नेटवर्क है वहाँ पर आपकी लड़ाई हो सकती है, उनसे इश्यूज हो सकते हैं, आपको इनके
दशांतर दशा में आपको लॉसेस हो सकते हैं, परंतु उस लॉसेस से बचने का ये तरीका है कि अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं तो फिर आपको लॉसेस नहीं होंगे, या फिर आप किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जो जैसे जेल से जुड़े हुए हैं, या फिर मेंटल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी तरीके के अनाथ आश्रम से जुड़े हुए हैं जहाँ पर ऐसे अनाथ बच्चों का उपचार किया जाता है जो कि थोड़ा सा मेंटली डिसेबल्ड हैं, तो फिर आपको ये परिणाम खराब नहीं देंगे। तो इन खराब परिणामों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है और शनिदेव की उपासना करनी है। कभी झूठ नहीं बोलना है, सबके साथ अच्छे से पेश आना है। आपको कभी कोई रूल ब्रेक नहीं करना है, चूँकि शनिदेव को नियम कायदे पसंद हैं। तो आप अगर रूल को ब्रेक नहीं करेंगे और आप अपने सोशल नेटवर्क में अच्छे से लोगों से बात करेंगे, लोगों से तोल मोल के बात करेंगे और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, और जो आपको लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस की जगह आप वो इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चूँकि यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं 12वें घर में, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने होंगे। जो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको ये गेन देके जाएंगे, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक तरीके से आपके धन की हानि ही है, क्योंकि उस समय आपके पास से वो धन चला गया दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, नहीं तो आपके लॉसेस जो हैं वो होना चालू हो जाएंगे। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लॉसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट होके आगे लॉन्ग टाइम में अच्छा जो है वो फल मिल जाएगा। तो इस तरीके से मीन लग्न वाले जातकों के लिए मैंने सभी ग्रहों के बारे में बताया, कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन कौन से ग्रह उनके लिए खराब हैं, और जो खराब ग्रह हैं उनकी बारे में मैंने आपको उनकी रेमेडी भी बताई। दोस्तों, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि हम कौन सा रत्न पहने। तो मीन लग्न वाले जातकों का जो लग्नाधिपति होता है वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। वैसे तो हम ऐसे किसी को कोई रत्न पहनने की सलाह नहीं देते हैं एक कॉमन लग्न के ऊपर, क्योंकि एक लग्न बहुत सारे लोगों का हो सकता है और उसमें ग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है उसके हिसाब से ही जो है वो रत्न पहनने चाहिए। परंतु एज ए कॉमन अगर आपको कोई रत्न पहनना ही हो तो आप गुरुदेव बृहस्पति का रत्न पुखराज पहन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई रत्न पहनना हो पुखराज के अलावा, तो आप यहाँ पर चूंकि आपका 9वां जो घर है, 9वां घर में आपके मंगल देव की राशि है, और इसके अलावा जो आपका 5वां घर है त्रिकोण का, वहाँ पर चंद्र देव की राशि है। तो आप चंद्र देव का रत्न पहन सकते हैं मोती, या फिर आप मंगल देव का रत्न पहन सकते हैं मूंगा। ये रत्न मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ। वैसे तो रत्न हमेशा कुंडली को प्रॉपर एनालिसिस करवा के अपने एस्ट्रोलॉजर से ही पहनने चाहिए, परंतु अगर एक कॉमन रत्न के बारे में बताऊं मैं मीन लग्न वाले जातकों के लिए, तो वो है पुखराज, मोती और मूंगा। ये 3 रत्न आप पहन सकते हैं जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर इसको शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरीके की नई नई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। और आपको अगर एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन करनी है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई कंसल्टेशन लेना है, तो आप विजिट करिए www.analystastro.com पर, या फिर हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो दोस्तों, धन्यवाद।